नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर घोषणा कर दी है। 12वीं और 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच में आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इन तारीखों की घोषणा कर दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही देश भर के छात्रों से ऑनलाइन संवाद में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड जल्दी ही परीक्षाओं के बारे में फैसला लेगा और लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। छूटे हुए पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो कब होंगे, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप खूब अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं और जो मुख्य 12 विषय हैं उन्हीं पर इंटर का लेना है, जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल पूर्वी जिले के जो छूट गए थे, हाई स्कूल के जो 6 पेपर छूटे थे, और जो 12वीं की कुल मिलाकर के पूर्वी जिले दिल्ली के जो परिस्थितिवश नहीं हो पाए थे, उनके लगभग 23 पेपर थे। तो ये सारे प्रश्न पत्र विषयों के, मूल विषयों के, ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना निश्चित है। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिलहाल के हालातों के बारे में जानकारी दी गई है। क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी सुनिए। कुछ स्टेट्स में पिछले कुछ दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवरऑल काफ़ी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से हम अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करें ताकि हम उन केसेस की, उनमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम रोक पाएँ। जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हों और साथ में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हमने बताए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसका फील्ड लेवल पर प्रॉपर तरीके से पालन हो। विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च एंड रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, हम लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक किट से संबंधित उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी के ऊपर कुछ कंप्लेंट आई थी, तो उसके साथ ही आईसीएमआर ने उसको एग्जामिन किया और उसको एग्जामिन करते हुए डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू करेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर डबलिंग रेट नोट करते हैं, तब हम ये एनालिसिस करना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर प्रांतों में, किन जिलों में या किन सिटीज़ में वह रेट जो है वो उससे ज़्यादा है या उस रेट के संबंधित हमारी गाइडलाइंस के तहत वहाँ पर कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो जब हमारा ये आकलन होता है तो हमारा पूरा एफर्ट ये होता है कि कैसे हम अपने डबलिंग रेट को और बढ़ाएं, कैसे उनकी दिनों की बढ़ोतरी हो, और उसी के कंसर्न इफेक्ट में आप पाते हैं कि हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अभी आपने मुंबई के बारे में जिक्र किया, उसी तरीके से हम स्टेट से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ मिलके प्लान करते हैं कि कैसे हम उन केसेस की संख्या को कम कर सकें, जिसमें हमारा मेजर एफर्ट प्राइमरली होता है कि हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि आज अगर हम लोग कलेक्टिवली इस दिशा में काम करते रहें तो जिस तरीके से जो केसेस का ग्राफ हमें मिल रहा है, शायद कुछ हद तक अगर हम इसको मैनेज कर पाएंगे, ये सिचुएशन दिखती है, आराम से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, दिखती है। लेकिन लिंक चैलेंज हमेशा ये रहा है, जैसे हम कई बार बोला है कि हमारी प्रतिदिन की बैटल है। तो अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो एक भी स्थान में हमारी कोई भी फेलियर, वह हमारे ओवरऑल एफर्ट को इंपैक्ट करती है। तो जरूरी है कि जो भी एफर्ट हम करें, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी सिटी में हो, वो एफर्ट में हमारे 100% आउटपुट आना बहुत जरूरी है। और आज जरूरी है कि जब हम रिलैक्सेशंस की बात कर रहे हैं, जब हम माइग्रेंट वर्कर्स के रिटर्न आने की बात कर रहे हैं, तो हमें
एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो बहुत जरूरी है कि जो वायरस से बचने से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको कम्युनिटी में एज ए बिहेवियर चेंज के रूप में लाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सबके सपोर्ट की जरूरत है, मुख्यतः कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत है। सरकार जब एक एफर्ट्स अपने इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर कर रही है, तो आज जरूरत है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा भी जो अक्रॉस द कंट्री हमारे जो जिले, हमारी पॉपुलेशन फैली है, वहां पर एक बिहेवियरल चेंज के रूप में ये सारी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाएं। और वहीं खाद्य भंडारण के बारे में, राशन के बारे में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। और जो शिप्स हैं, करीब करीब 10 शिप्स हम लोगों ने भेजा है। करीब करीब 15,000 जो है से ज़्यादा मेट्रिक टन अनाज को हम लोगों ने उसके माध्यम से भेजने का काम किया। जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है, जो भी अरुणाचल प्रदेश का दिखला रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में भी कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हमने क्या कहते हैं कि अनाज नहीं भेजा है। और अकेले नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कुल मिलाकर के 6.6 लाख मेट्रिक टन जो है अनाज का क्या कहते हैं कि वहाँ जो है सो भेजा जा चुका है। उसी के इसके अलावे क्या कहते हैं कि जो हम लोगों ने शुरू में ही कह दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट को कि यदि आपको ज़रूरत है, इसके अलावे भी तो SDF का पैसा आपके पास में है, जो क्या कहते हैं नेशनल डिजास्टर फंड का पैसा है। और फिर हम लोगों ने जो पहले तकनीकी डिफिकल्टीज होती थी उसको भी हम लोगों ने जो है टेंडर फेंडर को ख़त्म कर करके कह दिया कि हम 21 रुपये किलो गेहूँ और 22 रुपये किलो चावल खरीदते हैं। हम 27 रुपये केजी गेहूँ और चावल खरीदते हैं 33 रुपये। और हमने कहा कि 21 और 22 रुपया में जिनको लेना है आप ले सकते हैं। और अभी तक उसके तहत जो है OMS जिसको कहते हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम, उसके तहत जो है अभी तक जो है 4.57 लाख मेट्रिक टन जो है गेहूँ और 6 लाख टन जो है चावल के है बेचा जा चुका है। उसके माध्यम से जो है करेक्ट किया गया है, जो है सो स्टेट्स के द्वारा करेक्ट किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि औरंगाबाद में ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आ चुका है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है जब प्रवासियों ने अपने घर वापस के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए, घर वापसी के लिए ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचना जरूरी होते हैं। स्टेशन तो पहुंचे, लेकिन पहुंचे कैसे? अगर रोड पे जाए पुलिस औरंगा डालेगी, तो चलो क्यों ना पुलिस की आंखों में धूल झोंक के रेल की जो पटरी, वो पटरी को सड़क बना ले। और ये पटरी को सड़क बनाते हुए ये प्रवासी मजदूरों, कामगारों ने अपने यात्रा किया, रेल स्टेशन पहुंचने की। बीच में थक गए, सोचा कि थोड़ा रुके, रुकते समय नींद आ गए। और जब नींद में चले गए वो लोग, तो एक मालगाड़ी उन लोग को सारी जिंदगी के लिए नींद में सुलाई दिए हैं। 14 ऐसा प्रवासी मजदूरों को इस तरह की मौत हो चुकी है। मैं सर्वप्रथम ये जरूर कहूंगा कि हमारा लॉकडाउन तो ठीक है, जरूरी था, लॉकडाउन हिंदुस्तान में लागू किया गया। लेकिन ये लॉकडाउन अमल करने में जो खामियां रही, जो जल्दबाजी रही, जो कोई प्लान नहीं था, इसी के बजाय से आज ये दुखद घटना घटी। अगर हम लोग
प्लान्ड लॉकडाउन करते तो इस तरीके की घटना ना घटते। ये जो मजदूर हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, घर जाने के लिए जो ट्रेन की पटरी पकड़ के चलने लगे, ये बेचारे लोगों को, ये मासूम लोगों को, ये थके हुए लोगों को इस तरीके की मौत हमें देखा नहीं जाता। ये कि अनप्लान्ड लॉकडाउन के लिए सरकार को मैं एक सजेशन देना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हर ट्रेन जब मूवमेंट करते हैं और ट्रेन की चालकों को यह हिदायत दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि वो और ज्यादा सतर्क रहे, क्योंकि कोरोना के चलते कौन कहां किधर से भटकते हैं किसी को कोई पता नहीं। रेल चालकों को और ज्यादा ट्रेन चलाने में सतर्कता बरतना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन, ये हिदायत सारे ट्रेन चालकों को। जी हाँ, वाकई में दुखद हादसा हुआ। जिस तरह से औरंगाबाद हादसे में इतने मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह का बयान देते हुए नजर आए। बहरहाल खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रही हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए देश दुनिया। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में BMC की मेयर किशोरी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर सफाई पेश कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के समय सभी को एक होकर लड़ना होगा। एक तो नाकामयाब हम है नहीं, जो केसेस आ रहे नहीं, हम घर घर जाके पा रहे हैं केसेस को, और केसेस का आंकड़ा बढ़ता है। इसका मतलब है कि जो छुपे हुए थे या नहीं दिख रहे थे वो मिल रहे। जब एक केस मिलती है तो उसके आजू बाजू का सब नज़दीक, अति नज़दीक और आजू बाजू का सब क्वारंटाइन हो जाते हैं, तो हम लोग चेन तोड़ने में कामयाब होते हैं। केसेस आते हैं तो उसका मतलब है ढूंढने में हम लोग यशस्वी हो रहे। महापालिका कामयाब नहीं हो रहा है, नहीं, जनता गांभीर्य से सीरियसली नहीं लेती है तो कामयाब नहीं होने के चांसेस दिख रहे। जो तरह गाइडलाइन आ रही है उस तरीके के हिसाब से काम चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें दवा तो है ही नहीं, सबको मालूम है,
जो अच्छे होते हैं उनकी विल पावर और जो बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा रहते, जिसका पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं है, नो डायबिटिक्स, नो हाइपरटेंशन, नो डायलिसिस, वो अच्छे हो भी रहे, वो भगवान की मर्जी। लेकिन इसको सीरियस लेना चाहिए लोगों ने। और मुझे मालूम है मुंबई में बहुत छोटे छोटे घर है, सब है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। अभी जो छलान मारा वो ग्राउंड फ्लोर, और जैसे अभी विंडो खोली रही थी साफ करने के लिए, उसमें से उन्होंने छलान मारा। वो पेशेंट साइकेट्रिक कोविड था जी, वो बार बार यही करता है। अभी उसको बांध के नहीं रखा, नहीं तो वो एडमिट होता है तो बांध के ही रखना पड़ता है। लेकिन हमारा सिक्योरिटी जो ड्यूटी पे रह के एकदम अलर्ट था, उन्होंने पकड़ ला के दिए, तो वो कामयाब है ना। इसका मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। सहभाग सबका होना चाहिए, लोगों का भी सहभाग होना चाहिए। आज देखा जाए क्वारंटाइन जिसमें किए है, उधर वो लोगों को डस्टबिन दिए, सब दिए, खाना देते, थोड़ी तो स्वच्छता रखनी चाहिए ना, कि वो भी काम बीएमसी करे। तो मुझे लगता है आप जैसे मीडिया का, जैसे आप लोगों ने पहले दिन से अच्छी चलाए, वैसे ही लोगों को और अपने को याद दिलाना है, या सिविक्स याद दिलाना है कि जिधर है उधर अच्छी तरह सफाई रखो हर काम में। क्योंकि इधर अभी महामारी का संकट है, लोग नहीं मिल रहे, लोग भाग गए। तो बीएमसी क्या है, बीएमसी हाँ तुम हम मिल के बीएमसी बनिए। वो जो वीडियो था वो 15-20 दिन के पहले था, वो कोविड वार्ड का वीडियो नहीं था। जो पेशेंट आज भी साइन में एडमिट है, उसने कहा कि 1-2 मिनट में जब ही हुई, सबको अपने पास जो बांधने वाला रहता है वो ज़्यादा पोस्ट नहीं रहते, एक को बांधा, दोनों को बांधा रखा और लेके जाने वाला ही था तभी वो वीडियो। तो मुझे वीडियो क्या है वो ठीक है, उससे अपने को मालूम हुआ कि क्या चल रहा है। अभी उसके आगे जाके अच्छा करके उसको कानून बना के वो करना है। जी हाँ, वाकई में आपने देखा किस तरह से सफाई पेश कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर बीएमसी की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही थी और इसको लेकर अब सफाई पेश की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आप बात हम कर लेते हैं जेडीयू की। जी हाँ, आपको बता दें कि जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार से पूछे गए सवालों को लेकर कहा है कि कोरोना अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो चुकी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये अकेले भारतवर्ष की समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप हो गया है। ये शिकायत लगभग सभी दुनिया के लोगों की है कि क्या वायरस के ठीक से टीकाकरण के बाद जो रोगी हैं उनकी संख्या सही है या गलत। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है कि सरकार से कि आपके पास प्लान क्या है लॉकडाउन के बाद देश को चलाने के लिए। प्रधानमंत्री लगभग हर सप्ताह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार विमर्श करते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्री शामिल हैं और उसमें किसी पारदर्शिता की कमी है, हम ऐसा नहीं मानते। औरंगाबाद की घटना लोगों को फिर विचलित करता है, मालगाड़ी के नीचे दबकर अपनी जान गंवा बैठे। ये प्रवासी कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए बुरे दिन हैं। घर वापसी में उनकी इस तरह से मृत्यु होगी, ये दर्दनाक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेलवे प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इनको ऊंचे पैमाने पर आर्थिक मदद दी जाए। संकट को स्वीकार करना, मानव की जो संख्या है वो 56,000 के पार जा चुका है भारत में और मरने वालों की संख्या 1886 के आसपास। मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का वक्तव्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जून और जुलाई के महीने और भी खतरनाक होंगे। वंदे भारत भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बहरीन से लोगों को भारत लाया गया है, आज विमान पहुंचे। लाखों की तादाद में रोजगार की तलाश में विदेश में भी भारतीय लोग बसे हुए हैं। आजकल वो कठिनाई में हैं। भारत सरकार
के द्वारा की गई उनको वापस लाने की कार्रवाई अभिनंदनीय है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, आपको बता दें कोरोना महामारी के इस दौर में पंजाब में लगातार पिछले हफ्ते से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाहर से आए प्रवासियों के बाद संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस लॉकडाउन में कुछ राहत देने की शुरुआत भी कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लॉकडाउन से बाहर निकलने के प्लान के बारे में भी जानकारी मांगी है। इसी कड़ी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक भी पंजाब में बुलाई गई। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से पंजाब में लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो यहां पर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं जगतार सिंह भुल्लर जी, संपादक हैं एएनबी न्यूज के। जगतार जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा हुई है बैठक में? बिल्कुल सुधा शर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, और सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया कि जो मजदूर प्रवासी मजदूर है वो पंजाब छोड़ के ना जाए, उनकी भलाई के लिए उन्होंने उद्योग मंत्री जो सुंदर श्याम अरोड़ा उनको निर्देश दिए कि वो लोग जाएं और उनको यहीं रखा जाए, लेकिन फिर भी कोई जाना चाहते तो उनको जाने दी जाए। लेकिन साथ के साथ उन्होंने साफ शब्दों में उनको निर्देश भी दिए मंत्री को तो भलाई के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम शुरू किए। दूसरी बात है कि पंजाब में एक्साइज पॉलिसी को लेकर काफी किंतु परंतु हो रहा है। पंजाब के जो शराब के ठेकेदार है वो काफी जगहों में उन्होंने शराब के ठेके नहीं खोले। उनका मानना है कि कोविड के चलते उनका काफी नुकसान हुआ। तो ऐसे में कल दोबारा से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है इसी मुद्दे को लेकर, जो आबकारी नीति एक्साइज नीति है उसमें क्या शोध किए जा सकते हैं, क्योंकि आज काफी मंत्रियों ने बताया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि एक्साइज पॉलिसी है जो उसमें जरूरत पड़े तो पड़ताल की जाए कि क्या इसमें और विकल्प निकल सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कल जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई उस पर चर्चा होगी। किसी को शराब के ठेकेदार हो या सरकार हो, एक्साइज की नीति के चलते किसी को नुकसान हो। तो तीसरी बड़ी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोली है कि जो मुख्यमंत्री कोविड राहत फंड है, तो पंजाब के तमाम जितने भी 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी, उनके मन में शंका थी कि जो राहत कोष फंड सरकार की तरफ से बनाया गया उनकी जो सैलरी है वो के हिसाब से, रैंक के हिसाब से 40%, 30%, 20%, 10% वो सरकार जबरी काटने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट में दोहराया कि कोई भी जो मुलाजिम, जो कर्मचारी, जो अधिकारी है वो अपनी इच्छा के अनुसार अगर वो देता तो ठीक है, किसी पे दबाना बनाया जाए। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन मुद्दों के साथ जनता को स्पष्ट किया। एक तो जो प्रवासी मजदूर है उनको यहीं रखा जाए, वो जाने की जरूरत ना पड़े। तीसरा जो कर्मचारी और अधिकारी उनके जो जबरी जो सीएम कोविड राहत फंड पैसे ना काटे जाए। और तीसरी के जो एक्साइज नीति है उसमें फिर से पड़ताल की जाए ताकि ना सरकार को कोई नुकसान हो ना शराब के ठेकेदारों को। जी बिल्कुल जगतार जी, इसके अलावा परेशानी का सबब ये भी है कि पंजाब में लगातार हम देख पा रहे हैं, चाहे टेस्टिंग की बात करें उसको लेकर जागरूकता जरूर बढ़ाई जा रही है कि अगर आप बीमार हैं तो ऐसे में टेस्ट जरूर कराएं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि यहाँ पर मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में पंजाब में पहुंचे जिनके टेस्ट किए गए, जिनमें से काफी बड़ी संख्या पॉजिटिव की रही, लेकिन जिस रफ्तार से सुस्ती आनी चाहिए थी मरीजों की संख्या में वो होता हुआ नजर नहीं आया। इसको लेकर भी आज चर्चा हुई क्या बैठक में? निश्चित तौर पर देखिए, जो अभी तक जब से कोरोना फैला हुआ 30,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई है। अभी 5,000 लोगों की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, बाकी लोगों की रिपोर्ट अन्य आ चुकी। लेकिन सबसे बड़ा कि आज 1700 के करीब आंकड़ा पार हो चुका पंजाब में, 1700 से ऊपर हो चुके हैं जो कोरोना के पॉजिटिव। तो निश्चित तौर पे जो श्रद्धालु है, श्रद्धालु के साथ जो महाराष्ट्र में जो पंजाब के लोग थे मजदूरी के लिए गए थे वो भी श्रद्धालुओं के साथ ही आए हैं।
तो उसके चलते भी कह सकते कि देश में सबसे ज्यादा जो हिट था वो महाराष्ट्र था। तो जो मजदूर थे वो श्रद्धालुओं के साथ मिल के बसों में आए थे। अब इसमें कोई शक नहीं कि उनके आने से काफी जो पंजाब में पॉजिटिव केसों की बढ़ोतरी हुई है, तो उसकी भी लगातार समीक्षा चल रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी जो पिछली कैबिनेट हुई थी और आज भी कि अभी और लोग आएंगे पंजाब में। अभी पंजाब के वो जो लोग हैं जो यूरोपियन कंट्रियों में थे रोजी रोटी के लिए गए थे, जहाँ अरब कंट्रियों में रोजी रोटी के लिए गए थे, तो वो भी आएंगे। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को अभी से ही स्टेप उठाने पड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जगतार जी। तो हमारे संपादक हमारे साथ मौजूद थे, लगातार जानकारी पहुंचा रहे थे किस तरह से पंजाब में आज कैबिनेट की बैठक हुई और तमाम तरह के फैसले और बातचीत यहां पर की गई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।